नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा के एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच में दोस्तों पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे हैं। आपको ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसका वादा मैं आपसे करता हूं। यदि आप इन क्लासेस को मन लगा करके करते हैं तो ये अन्य छात्रों से आपको आगे ले जाएंगी, आपके लिए रामबाण साबित होंगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए और इन क्लासेस को अच्छे से कीजिए। तो चलिए सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और यदि आपकी इच्छा हो, आपको लगे कि आपके लिए वास्तव में मेहनत की गई है तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया। पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले होते हैं, यदि हम उन्हें कोर्ट में ले जाएं तो बहुत टाइम लगता है, अब तो उसका शीघ्र निपटान करने के लिए एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। आपसे पूछा जा रहा है उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो उसकी स्थापना की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से प्रारंभ होकर के 2012 की अवधि के मध्य तक थी, उसी के दौरान जो है हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना की गई। तो एनजीटी की जो स्थापना है उसकी आप पूरी डेट याद रखिएगा, 18 अक्टूबर सन 2010 को इसकी स्थापना की गई। आपसे इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह दिल्ली में है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी यानी सन 2010। चिपको आंदोलन का सर्वप्रथम उदाहरण निम्न में से किस राज्य में देखने को मिलता है। देखिए जो चिपको आंदोलन चला था वो तो 1974 में चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 25,000 पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। पर जो सबसे पहली बार उदाहरण देखने को मिलता है, या फिर ये जो 1974 का चिपको आंदोलन है, ये कहां से अपनी प्रेरणा लेता है, तो ये प्रेरणा लेता है 1731 से। बात हुई है 1731 में, जब मेवाड़ के राजा अजीत सिंह ने आदेश दिया था कि खेजड़ली गांव में से खेजड़ी के वृक्षों को काट लो, तो वहां पर लोगों ने पेड़ों से चिपक करके अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उस समय राजतंत्र था तो पेड़ काटने के लिए लोग भी काट दिए गए थे। लेकिन यह आंदोलन बहुत सफल रहा और लोगों का जन विद्रोह हुआ और राजा को बाद में वहां से पेड़ काटने के अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। तो चिपको आंदोलन जो 1974 का है वो अभी प्रेरणा जो लेता है वो लेता है इसी राजस्थान के खेजड़ी आंदोलन से। आप ध्यान रखिएगा 1731 में राजस्थान का खेजरली गांव, पेड़ कौन से खेजड़ी के और गांव कौन सा है, खेजरली गांव, राजस्थान का खेजरली गांव। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 1974 में उत्तराखंड के किस जिले में चिपको आंदोलन चलाया गया। तो 1974 में उत्तराखंड के रैनी गांव में, और ये रैनी गांव पड़ता है चमोली जिले में, चमोली जिले में यहां पर आंदोलन चलाया गया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी चमोली। निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। तो चिपको आंदोलन 25,000 पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। जिस महिला का नाम हमें सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो है गौरा देवी, इनके नेतृत्व में महिलाएं भी पेड़ों से चिपक गई थी। साथ ही चंदी प्रसाद भट्ट, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं चिपको आंदोलन से संबंधित। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यवाही योजना, जिसे NWAP1 के नाम से जाना जाता है। कुल 3 योजनाएं हैं, NWAP 1, 2 और 3, तो आपको सभी पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है NWAP1 कब अपनाई गई, तो ध्यान रखना अपनाई तो गई है ये 1983 में, पर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका ड्राफ्ट कब बनकर के तैयार हुआ, तो ड्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ है 1982 में। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। यदि पूछा जाए ड्राफ्ट कब बनकर के तैयार हुआ तो 1982 में, लागू कब हुई तो 1983 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रथम वन्यजीव कार्यवाही योजना यानी NWAP की समयावधि क्या थी? देखिए सीधी सी बात है, 1983 में लागू हुई है, सभी में हमें 1983 दिया हुआ है, यानी ये तो हमारी कोई मदद कर नहीं पाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि इसकी पूर्ण अवधि क्या है, तो 1983 से लेकर के 2001 तक हमारी NWAP 1 चली थी, यानी प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यवाही योजना की अवधि थी 1983 से लेकर के 2001 तक। अगला प्रश्न है, द्वितीय वन्यजीव कार्यवाही योजना जो 2002 में अस्तित्व में आई बनी रही। देखिए पहली खत्म हो गई 2001 में, अगली आई 2002 में, और ये रही कब तक? 2016 तक। तो ध्यान रखिएगा अगली अवधि 2002 से 2016 तक, मतलब द्वितीय वन्यजीव कार्यवाही योजना, जिसे हम NWAP2 के नाम से जानते हैं। तो कब तक रही? 2016 तक। अगला है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यवाही योजना 3 कब तक अस्तित्व में रहेगी, यानी NWAP3 की बात ये कर रहा है। ये कब शुरू हुई है? ये शुरू हुई है 2017 में, और कब तक रहेगी? 2031 तक, यानी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2031। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यवाही योजना 3 में कितने घटक सम्मिलित हैं? देखिए वर्तमान में ये योजना लागू है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ ले इसमें कितने घटक हैं, तो इसमें कुल घटक हैं 5, पर यदि आपसे पूछ ले इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें कुल विषय हो जाएंगे 17। तो आपसे यहाँ घटक पूछ रहा है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5। चलिए अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? देखिए सामाजिक वानिकी से तात्पर्य होता है किसी भी गांव के पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, सुरक्षा और ऊसर भूमि पर वनारोपण, ये इसकी परिभाषा होती है, और ये दी हुई है ऑप्शन नंबर सी में। अगर आपसे सामाजिक वानिकी की परिभाषा पूछ ले तो पर्यावरणीय, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बिल्कुल सही बात है, 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में नहीं बल्कि 1973 में चलाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था, यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा हमारे प्रश्न का उत्तर है इसमें बी, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1972 में नहीं बल्कि 1973 में चलाया गया था। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीव अधिनियम 1972 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की गई है, यह भी ठीक है। वन्य जीव अधिनियम 1972 1992 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया था। देखिए थोड़ा डीप प्रश्न है, और आपके में डीप ही आने, क्योंकि एक तो पूरा चैप्टर आना, सब्जेक्ट आना है, न हिस्ट्री आनी, न पॉलिटी आनी, न मैथ्स आनी, न रीजनिंग आनी, न इकोनॉमिक्स आनी, न कुछ भी तो नहीं आना। तो इसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है पर्यावरण, उसमें 26 टॉपिक दिए हैं, तो बहुत डीप आएंगे। तो वन्य जीव अधिनियम 1972 1992 में नहीं बल्कि 1991 में संशोधित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है कब संशोधित किया गया था, तो 1991 में संशोधित किया गया था। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला है, वन अधिकार अधिनियम 2006। देखिए सब एक जैसे लगेंगे, थोड़ा ध्यान से। वन्य जीव अधिनियम अलग है, वन अधिकार अलग है, वन अधिनियम अलग है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग है, तो सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो बहुत सारे कानून हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पर्यावास का अधिकार प्राप्त करने वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो पर्यावास का अधिकार जिस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है वो है वन अधिकार अधिनियम 2006। कई जनजातियां जो संकटापन्न हैं उन्हें सूची में रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि पहली जनजाति कौन सी थी निम्न में से, तो पहली जनजाति थी बैगा जनजाति। ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पाई जाती है, डिंडोरी जिले में।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पाई जाती है और 2015 में इसे पर्यावास का अधिकार दिया गया। तो आपसे ईयर भी पूछी जा सकती है, किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो 2006 के अधिनियम के तहत। कब दिया गया था, तो 2015 में। अगला है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कितनी जनजातियों को संकटग्रस्त जनजाति की सूची में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, संकटग्रस्त जनजाति की सूची में। वन्य जीव अलग हैं, वन अलग हैं, पेड़ पौधे अलग हैं, तो जनजातियों की बात की जाए तो कुल 72 जनजातियां ऐसी हैं जिन्हें संकटाग्रस्त जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और घोषणा करता है। सबसे पहली बात तो किस अधिनियम के तहत, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ये घोषणा होती है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ये घोषणा की जाती है। और ये घोषणा कौन करता है, तो ये घोषणा की जाती है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भी नहीं, बल्कि जनजाति है तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला है ड्यूगोंग है। देखिए ये एक संकटापन्न प्रजाति है जो कि आपके जो है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है, और इसमें संकटापन्न प्रजातियां डाली जाती हैं। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 1 में। उसी में से एक ड्यूगोंग है। ड्यूगोंग के लिए तटीय परितंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके लिए टास्क फोर्स की भी गठन किया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तटीय परितंत्र संरक्षण कार्यक्रम, और टास्क फोर्स भी बनाया गया है। और ड्यूगोंग को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ड्यूगोंग को कहते हैं समुद्री गाय। भारत में ड्यूगोंग कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत में 4 जगह ड्यूगोंग पाया जाता है। एक हो जाएगी मन्नार की खाड़ी, एक हो जाएगी कच्छ की खाड़ी, एक हो जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और साथ ही पाक की खाड़ी। तो इन 4 जगहों पर ड्यूगोंग पाया जाता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी जगह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा, 3 दिसंबर 1984 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी, और इस भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये गैस रिलीज हो गई थी और कई हजार लोग भोपाल में मारे गए थे। तो इसी के बाद में एक अधिनियम लाया गया जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। पारित होते होते, राष्ट्रपति के साइन होते होते तारीख आ गई 1986 की, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। अगला है, यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाए तो उसका निहितार्थ क्या होता है। देखिए, जब भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में किसी प्राणी को डाल दिया जाता है, मतलब किसी जीव को डाल दिया जाता है, इसका तात्पर्य होता है कि अब उसे वही स्तर प्राप्त होगा जो कि बाघ को प्राप्त है। बाघ जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, जैसे उसे मारा नहीं जा सकता, उसका संरक्षण करना पड़ेगा, राष्ट्रीय पशु है ना, तो इसी तरीके से इन अनुसूची 1 में डले हुए सभी जीवों को वही स्तर प्राप्त होता है। अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या फायदा उसका, और रोकना असंभव हो तब भी कोई मतलब नहीं। डाला जब ही जाता है जब उसे बचाया जा सके। तो संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जो कि बाघ को प्राप्त हो, ताकि उसे संरक्षित किया जा सके। अगला है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यवाही योजना 3 लागू करी। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि कौन सा मंत्रालय इन तीनों योजना जो बनाई गई थी आपकी NWAP, NWAP2 और NWAP3, ये किस मंत्रालय ने बनाई है, तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। आपसे
पूछा जा रहा है कि जो तीसरी बनाई गई थी वे किस समिति की सिफारिश को आधार बना करके बनाई गई थी? तो जेसी काला समिति की सिफारिश है। घटक कितने हैं? 5। विषय कितने हैं? 17। और किस समिति का आधार बना करके या किस समिति की सिफारिशों को मानते हुए? तो जेसी काला समिति की सिफारिशों को मानते हुए। आपको ध्यान रखना है, घटक हैं 5 और विषय हैं 17। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट का संबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो कि एक हॉट स्पॉट है, उसके संरक्षण के लिए सिफारिश प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम है कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट। तो इसका संबंध किससे है? पश्चिमी घाट के संरक्षण के से। निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट को कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट ने खारिज कर दिया? देखिए, वेस्टर्न घाट के लिए 2 समितियां बनाई गई हैं। पहली है गौडगिल समिति, दूसरी है कस्तूरी रंजन समिति। तो जो भी सिफारिशें गौडगिल समिति ने दी थी, उसके बाद कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिशें आई थी और उसमें जो सिफारिशें थी उसमें से अधिकांश सिफारिशों को जो गौडगिल समिति ने दी थी उन्हें खारिज कर दिया गया। तो गौडगिल समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट ने। और इन दोनों ही समितियों का जो संबंध है वो है पश्चिमी घाट के संरक्षण से। अगला है परिसंवेदी क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन किसी भी नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य की जो सीमा होती है उसके 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। और ये किस अधिनियम के तहत ये बात करी गई थी? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, ये अधिनियम याद रखना है। अगर यही मैं आपसे पूछ लूं जो इको सेंसिटिव जोन 10 किलोमीटर, ये किस अधिनियम के तहत होता है? और वहां पे दिया होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो ऐसा लगेगा ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 होगा, लेकिन नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और ये इको सेंसिटिव जोन आघात अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का यदि कोई खतरा उत्पन्न हो तो खतरा पहले इस 10 किलोमीटर पर आए और जो मुख्य मेन नेशनल पार्क है उसे बचाने के लिए समय प्राप्त हो जाए। तो इनको जो है आघात अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों की बाहरी सीमा पर कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को परिसंवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? हम चर्चा कर चुके हैं, 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई? देखिए, आपसे अधिनियम भी पूछा जा सकता है, किस अधिनियम के तहत पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई? तो वह अधिनियम है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। निवारण अधिनियम 1960। और इसके तहत जो स्थापना की गई है वो की गई है 1962 में। अगला है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। देखिए, बहुत से पुराने वीडियो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें चेन्नई मिलेगा, किताबों में भी आपको चेन्नई मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, गलत फैक्ट नहीं है। पहले चेन्नई था, पर वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो बल्लभगढ़ में है और बल्लभगढ़ पड़ता है आपका हरियाणा में। यहां पे आप लिख लीजिए, पूर्व में चेन्नई में था, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये फैक्ट मैंने आपको गलत बता दिया। चेन्नई में था, पर वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में है बल्लभगढ़ में, और ये बल्लभगढ़ कहां पड़ता है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय द्रोणी नदी प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? थोड़ा सा अटक गया था दोस्तों, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है सन 2009 में। और किस अधिनियम के तहत की गई है? तो अधिनियम तो बहुत पुराना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की स्थापना की गई है। कब की गई है? 2009 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष पदेन होते हैं, यानी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। यानी वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप बना? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वो हो गया था, रिसाव हो गया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और ऐसी घटना दोबारा घटित न हो इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया। ये सभी चर्चाएं हम कर चुके हैं। अगला है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हुई? देखिए, एक एनजीओ है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1883 में। और यदि इसका आपसे मुख्यालय पूछ ले, आपसे इसका मुख्यालय पूछ ले, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्न। अगले वीडियो लेक्चर में हम और अच्छे 30 प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।